गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ यूएस रेमिटेंस टैक्स एक्ट ऑन इंडिया। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस ने एक परसेंट टैक्स लगाया है आउटबाउंड रेमिटेंसेस पर अंडर दी वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, जो कि कंसर्न्स रेज कर रहा है कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा रेमिटेंस इनफ्लोज पर। तो जो न्यूली पास्ड यूएस लेजिस्लेशन है, इसमें 1% टैक्स लगेगा कुछ आउटबाउंड रेमिटेंसेस पर, जिससे इंडिया के ऊपर जो इंडिया रिलाय करता है रेमिटेंसेस पर एक्सपैट्रिएट्स द्वारा, उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये टैक्स जो है अगले साल जनवरी से शुरू होगा और ये मार्जिनली इंडिया को अफेक्ट करेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। ओरिजिनली तो टैक्स प्रपोज किया गया था 5%, लेकिन फिर बाद में इसको रिड्यूस करके 1% कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र पर ही एप्लीकेबल होगा, जैसे कैश, मनी ऑर्डर्स या कैशियस चेक्स पर। बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स या पेमेंट्स जो अगर यूएस इशूड डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से की जा रही है, वो एग्जाम्प्ट होगा। ट्रांसफ़र जो $15 से नीचे होंगे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। यूएस सिटीजन जो सेंड करेंगे रेमिटेंसेस पर, उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। ये एक्सक्लूजन्स इसलिए की गई हैं ताकि जो एडवर्स इम्पैक्ट है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेमिटर्स का, वो जो है उसका इम्पैक्ट कम हो सके। तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के हिसाब से इंडिया को लगभग $500 मिलियन का नुकसान होगा फॉर्मल रेमिटेंस इनफ्लोज में, जबकि ये सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन है। जब इंडिया को $124.3 बिलियन रिसीव होते हैं नेट रेमिटेंसेज में, अगर हम देखें पिछले साल का आंकड़ा, तो यूएस से ही 27.7% इंडिया को टोटल रेमिटेंसेज आते हैं, जो कि लगभग $32 बिलियन के हैं। तो प्रोपोर्शन ऑफ कैश फ्लोज ट्रांसफ़र चाहे लो है, लेकिन एक स्लाइड डिस्रप्शन भी जो है, जो उनको इफेक्ट दे सकती है जो रूरल हाउस होल्ड्स इस इनफ्लोज पर डिपेंडेंट है। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इम्पैक्ट जो है वो फ्रंट लोड हो जाएगा फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर में ही, क्योंकि सेंडर जो है वो 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले ही काफ़ी पैसा भेजना शुरू कर देंगे ताकि टैक्स से बच सके। और लोअर देन एक्सपेक्टेड रेट जो है, इससे जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो लिमिटेड ही रहेगा। अगर हम रेमिटेंसेस देखें तो जो यूएस से जो रेमिटेंसेस हमें आ रही हैं, तो जो नेट रेमिटेंसेस होती है वो इंडिया के इंटायर ट्रेड डेफिसिट को कवर कर लेती हैं, और उसके अलावा भी $26 बिलियन का सरप्लस इंडिया को रखती हैं। ठीक है, तो अगर चाहे ये टैक्स नहीं भी आया था, फिर भी इंडिया को में पैसा भेजना बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सेंडिंग $200 टू इंडिया वो है वो 5.3% रहती है, जबकि ग्लोबल एवरेज वो 6.6% रहती है। अब जो ये टैक्स इंक्रीज़ किया है 1%, इससे ये कॉस्ट और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा डिलेज भी रहते हैं, फीस भी होती है कई बार कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग चैनल्स चेन से, वो भी एक ऑनगोइंग कंसर्न है। इंडिया फिर इसीलिए जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है, जैसे सिंगापुर के साथ यूपीआई पे नाउ का लिंक किया है। आरबीआई फिर प्रोजेक्ट नेक्सस जो है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि चीप, फास्ट और मोर ट्रांसपेरेंट ग्लोबल ट्रांसफर्स हो सके। तो इन एफर्ट्स से जो है हम मिटिगेट कर पाएंगे पॉलिसी चेंजेस जो अब्रॉड में आती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिलैक्स्ड एमिशन नॉर्म्स फॉर स्मॉल कार्स। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी हुई है नोमुरा द्वारा, जिसमें देखा गया है कि इंडिया को अपने कैफ़े नॉर्म्स जो हैं, जो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं, उनको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन मेजर्स लाने पड़ेंगे स्मॉल कार्स के लिए। तो अभी हमारे जो कैफ़े नॉर्म्स हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट मैंडेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को रिक्वायर होते हैं कि उनको मीट करने पड़ेंगे, ताकि एवरेज फ्यूल इकॉनमी का टारगेट वो मीट कर सकें। इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि फ्यूल कंजम्पशन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को पैसेंजर व्हीकल्स जो 3500 किलो से कम वेट के होते हैं उनमें रेगुलेट किया जा सके। तो ये नॉर्म जो है उन एप्लीकेबल्स पर अप्लाई होते हैं जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक पावर्ड है। कैफ़े नॉर्म्स को डिज़ाइन किया गया था ताकि ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस हो, एयर पोल्यूशन कम हो, क्लीन व्हीकल्स प्रमोट हो। ठीक है, टाइट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए 2022-23 में, जिसमें पेनल्टीज़ भी इंट्रोड्यूस की गई फिर नॉन कंप्लायंस के लिए। तो अंडर जो इंडिया का कैफ़े सिस्टम है, हैवियर व्हीकल्स को अलाउ किया जाता है कि वो एब्सोल्यूट CO2 एमिशंस हाई रख सकें, और जो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज एसयूवीज़ या प्रीमियम कार्स होते हैं उनको वो आराम से इसको कंप्लाई कर पाते हैं, जबकि जो स्मॉल लाइट कार्स हैं उनको स्ट्रिक्ट टारगेट्स होते हैं, इसलिए उनके, जबकि उनके तो एमिशंस वैसे भी कम होते हैं। तो नोमुरा के रिसर्चर्स कह रहे हैं कि इंडिया अपने कैफ़े फ्रेमवर्क्स को अलाइन करे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से, और इस स्टडी रिकमेंड कर रही है कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स लाएं स्मॉल लाइट वेट कार्स के लिए, जैसे कि यूएस, EU, चाइना, जापान और कोरिया करते हैं।
इंडिया के करंट कैफ़े नॉर्म्स जो हैं उसमें लाइटर व्हीकल्स को ज़्यादा स्ट्रिंजेंट टारगेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो हैवी व्हीकल्स हैं। हैवी एसयूवी 130 ग्राम पर किलोमीटर CO2 जो एमिट करती है वो कंप्लाई कर पाती है आसानी से, जबकि एक स्मॉल कार जो ऑलरेडी 100 ग्राम पर किलोमीटर एमिट करती है उसको नॉन कंप्लाइंट माना जाता है। तो एक तरह से एक स्ट्रक्चरल बायस है जिसमें स्मॉल कार्स को ज़्यादा पनिश किया जा रहा है और हायर या हैवियर जो कार्स हैं उनको उतनी पनिशमेंट नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, लाइट वेट करते रहते हैं अपनी कार को ताकि कैफ़े नॉर्म्स के साथ वो जो हैं कंप्लाई कर सकें। उसकी वजह से जो है वो लाइटर व्हीकल्स जो हैं वो सेफ़ नहीं रहते। एंट्री लेवल स्मॉल व्हीकल्स जो हैं वो ऑलरेडी ही स्ट्रगल कर रहे हैं कंपटीशन से, तो इसमें इनोवेशन भी नहीं आ पाती क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस रहती हैं ये एमिशंस की। रिसर्चर्स ने कहा है कि कैसे ऑटो मार्केट जो है वो अडॉप्ट करेगी फ्लेक्सिबल एमिशन फ्रेमवर्क्स को ताकि स्मॉल फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इंडिया की लीनियर अप्रोच को हमें छोड़ना पड़ेगा। यूएस में क्या होता है, पीस वाइज लीनियर अप्रोच फॉलो की जाती है। कार्स बिलो अ स्पेसिफिक साइज जो हैं उनको फ्यूल इकोनॉमी उनके जो टारगेट्स हैं वो फिक्स रहते हैं। चाइना भी ऐसी सी स्ट्रेटजी फॉलो करता है कि मतलब एक कार एक सर्टेन वेट से कम है अगर फ्यूल कंजम्पशन टारगेट्स कांस्टेंट रहेंगे। साउथ कोरिया में भी ऐसा ही है। जापान में नॉन लीनियर एमिशंस है, मतलब कि लाइट कार जो है उनको डिस्प्रोपोर्शनेटली पेनलाइज नहीं किया जाता। यूरोप में तो उल्टा है, यूरोप में लार्जर कार्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट CO2 लिमिट्स हैं, स्मॉलर कार्स जो हैं उनके ऊपर रिलैक्स टारगेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है कि इनइक्वालिटी जो इंडिया में है वो काफ़ी कम हुई है बिटवीन 2011 एंड 2022-23 पीरियड, जो कि अब इंडिया फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली बन गई है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है टू बिलीव। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया ने एक रिमार्केबल पोजीशन अचीव की है, फोर्थ मोस्ट इक्वल इक्वल कंट्री ग्लोबली बन चुके हैं हम आफ्टर स्लोवैक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारस। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट आई है क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिली है एक्सट्रीम पॉवर्टी में। 171 मिलियन इंडियंस जो है उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से पिछले वन डेकेड में निकाला जा चुका है। गिनी इंडेक्स जो है, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है इनइक्वालिटी को मेजर करने का, इनकम, वेल्थ और कंजम्पशन को। इंडिया का जो गिनी इंडेक्स है वो 25.5 है। इन कंपैरिजन अगर हम चाइना का देखें, यूएस का देखें या बाकी के G7 या G20 का एवरेज देखें, वो सिग्निफिकेंटली हायर दैन इंडिया है। इंडिया की जो ये प्लेसमेंट है मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी की, वो उसे फार अहेड ऑफ मैनी एडवांस्ड इकोनॉमीज में प्लेस करती है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि इंडिया के फोकस्ड इंक्लूसिव वेलफेयर पॉलिसीज की वजह से ऐसा हो पाया है, जैसे PM जन धन योजना, आधार लिंक्ड DBT, आयुष्मान भारत, फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, PM विश्वकर्मा स्कीम, फिर जो फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं 80 करोड़ बेनिफिशरीज को गरीब कल्याण अन्न योजना में। ठीक है, तो इंडिया की जर्नी एक रेयर कन्वर्जेंस है इकोनॉमिक रिफॉर्म की सोशल प्रोटेक्शन के साथ। तो ये एक मॉडल बन सकता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए जो ग्रोथ विद फेयरनेस परसू करना चाहती हैं। तो इंडिया की जो अचीवमेंट है वो 167 कंट्रीज़ में जो सर्वे की गई हैं वो स्टैंड आउट अलग से करती हैं, क्योंकि हम अब लगभग स्कैंडिनेवियन वेलफेयर स्टेट्स के हिसाब से आ चुके हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम और पोलैंड और UAE के हिसाब से। तो डिजिटल इंक्लूजन, टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स और इंटीग्रेटेड रूरल सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रॉमिस एंड पिटफॉल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का 99,000 करोड़ के बजट के साथ, उसको ये असेस कर रही है ये टॉपिक। तो ये ELI स्कीम जो है, EPFO इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने के लिए अगले 2 साल में, जिसमें कि 1.92 करोड़ न्यू जॉब्स होंगी क्रिएट। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा, सैलरीज अप टू 1 लाख पर मंथ जो है वो एलिजिबल होंगे, उनको 1 मंथ की EPF वेज मिलेगी अप टू 15,000 रुपीज़। और ये जो है ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के लिए इंसेंटिव्स है जो EPFO से रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको 3,000 रुपये पर मंथ तक के मैक्सिमम हर न्यू एम्प्लॉय जो वो 6 महीने तक रिटेन करेंगे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अब एम्प्लॉयज़ का कहना है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए। स्कीम जो है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको MSME यूनिट्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ से कम है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि डायरेक्ट मंथली सब्सिडी दी जाए बोथ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ जो है उन्होंने कहा है कि बढ़िया है ये स्कीम और सोशल सिक्योरिटी और जॉब क्वालिटी इंप्रूव होगा,
लेकिन कुछ ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने स्कीम को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें जो वर्कर्स के सेविंग्स है वो एम्प्लॉयर्स को सब्सिडाइज करने के लिए ट्रांसफ़र की जाएगी इसके थ्रू। ईपीएफओ जो है वो कस्टोडियन ऑफ एम्प्लॉय सेविंग्स है, कोई जॉब क्रिएटिंग बॉडी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाओ जो इस स्कीम को एडमिनिस्टर करे, ईपीएफओ का ये काम नहीं है। फिर क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम है कि फर्म्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू लोगों को हायर करेंगी, 6 महीने बाद उन्हें निकाल देंगी, फिर दोबारा न्यू लोगों को हायर करेंगी इंसेंटिव्स लेने के लिए। रिस्क जो है वो रिस्क ये भी है कि टेम्पररीली जो है वो इन्फ्लेट करके दिखाएंगी नंबर्स ताकि बेनिफिट्स गेन कर सकें। इसके लिए रॉबस्ट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स होने ज़रूरी हैं, और जो ज़्यादा बड़ी फर्म्स हैं जिनके बेटर कंप्लायंस सिस्टम्स हैं उनको ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 3x35 इनिशिएटिव। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3x35 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें कंट्रीज़ को अर्ज किया जा रहा है कि वो रियल प्राइजेज जो हैं टोबैको के, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स के, वो लगभग 50% से बढ़ाएं बाय 2035। ये इनिशिएटिव एक एम्बिशियस गोल सेट कर रहा है कि $1 ट्रिलियन रेज किया जा सके ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और हेल्थ टैक्सेस का यूज़ करते हुए हार्मफुल कंजम्पशन को रोका जा सके। तो ये वेल डिज़ाइंड इफेक्टिवली एनफोर्स टैक्सेस इन प्रोडक्ट्स पर लगाने का प्लान है। WHO और पार्टनर्स जो है वो एंगेज करेंगे हेल्थ हेड्स ऑफ स्टेट, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्रीज और सिविल सोसाइटी को, ताकि पॉलिटिकल मोमेंटम बनाया जा सके। कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो डायरेक्ट सपोर्ट रिसीव करें टेलर्ड एविडेंस बेस्ड हेल्थ टैक्स पॉलिसीज़ बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IISc बेंगलुरु ने एक लार्ज स्केल स्टडी इनिशिएट किया है जिसका नाम है भारत, बेसिकली बायो मार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस। लॉन्जिविटी इंडिया का ही प्रोग्राम है ये। तो इसमें मैप किया जाएगा फिजियोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स जो इंडिया की पॉपुलेशन में एजिंग को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का पहला कॉम्प्रहेंसिव एजिंग डेटाबेस इसमें तैयार होगा ताकि उन बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि हेल्दी एजिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, और इंडिया की एक भारत बेस लाइन भी बनाई जाए। ठीक है, तो डेटाबेस में जेनोमिक बायोमार्कर्स भी होंगे, प्रोटैमिक और मेटाबॉलिक इंडिकेटर्स भी होंगे, और ये वेस्टर्न वैल्यूज़ जो हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, B12, उसको भी चैलेंज करेंगे कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडियंस के हिसाब से इंडियंस को वो डेफिशिएंट कहते हैं, बट इंडियंस में कितनी होनी चाहिए ये इसी इनिशिएटिव से पता लगेगा। अब बायोमार्कर्स क्या होते हैं? वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। WHO डिफाइन करता है बायोमार्कर को कोई भी ऐसा मेजरमेंट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड पोटेंशियल हैजर्ड। तो बायो मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जीन्स, DNA, RNA, प्लेटलेट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गिरमिटियाज। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने रिसेंटली कहा है कि जो डिसेंडेंट्स हैं गिरमिटियाज के, वो अब स्ट्रगल से नहीं बल्कि अपनी सक्सेस, सर्विस और वैल्यूज से डिफाइन होते हैं। गिरमिटियाज वो इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स थे जो इंडिया को छोड़कर गए मिड टू लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनीज़ में वर्क करने के लिए, और वहीं पर फिर सेटल हो गए। गिरमिटिया वर्ड कहाँ से आया? जो इंडियंस थे वो एग्रीमेंट होते थे उनको वो गिरमिट कहते थे, तो वहीं से वो गिरमिटिया हुए। और एग्रीमेंट जो है वो फेयर नहीं होते थे, ऑफ कोर्स ब्रिटिश जो करते थे इंडियन लेबरर्स को इंडेंचरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते थे ब्रिटिश के साथ, और उनको फिर बहुत पुरानी शिप्स में, ओल्ड स्लेव शिप्स में ले जाया जाता था और बहुत कम पे किया जाता था। गिरमिटियाज जो है वो टेक्निकली स्लेव्स नहीं थे, बट उनकी कंडीशन वैसी रहती थी। अब जो उनके डिसेंडेंट्स हैं वो प्रॉस्पर हो चुके हैं, जहाँ पर उनके जो पेरेंट्स थे या वहाँ पर रहते थे उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, वहाँ पर अब उनके डिसेंडेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अप्रूव किया है $120 बिलियन क्लाइमेट रेजिलियंस बूस्ट करने के लिए घाना, मालदीव्स और मॉरिटानिया में। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड, जिसको COP16 में सेटअप किया गया UNFCCC के अंडर ही, और ये मैंडेटेड है डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो रेज और रियलाइज़ कर सकें अपनी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एम्बिशंस को। तो ये एक्सेलरेट करेगा ट्रांसफॉर्मेटिव क्लाइमेट एक्शन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। GCF का मैंडेट है कि 50% वो अपने रिसोर्सेज मिटिगेशन में लगाता है, 50% एडेप्टेशन में। ठीक है, एक लीगली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, सोंगडो साउथ कोरिया में इसका सेक्रेटरीट है। 2013 से ये अपना काम कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉमेट जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है 3i एटलस, ओरिजिनेट हुआ है जो आउटसाइड द सोलर सिस्टम, उसको रिसेंटली स्पॉट किया गया है एटलस द्वारा चिले में। तो ये एक एस्टेरॉयड एटलस है क्या? एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने बनाया है, फंडेड बाय नासा है। इसमें 4 टेलीस्कोप्स हैं जो ऑटोमेटिकली स्कैन करते हैं होल स्काई को सेवरल टाइम्स एवरी नाइट और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते रहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, लाइफ एक्सपोजर, रेमनेंस ऑफ अ स्टार, ये सब को वो जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं और एक वार्निंग टाइम दे देते हैं डिपेंडिंग कि कितना जो है साइज ऑफ द एस्टेरॉयड है। और ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि ये डिटेक्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को जो अर्थ के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, लगभग मून से भी क्लोज डिस्टेंस पर आ जाते हैं जो, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is impact of the US Remittance Tax Act on India. This topic is important for your economy section and also your international relations. So US has enacted a 1% tax on certain outbound remittances under the so-called One Big Beautiful Bill Act, which has raised concerns about its impact on India's remittance inflows. So this newly passed US legislation has introduced this 1% tax on certain outbound remittances, but this act will come into effect from 1st of January next year. And this will be marginally affecting India, which is the largest recipient of remittances. Originally, it was proposed as a 5% tax, but this remittance levy was later reduced to 1%. So it applies only to physical modes of transfer like cash, money orders, and cashier's checks. And bank accounts, transfers, or payments through US issued debit or credit cards are exempt. Transfers under $15 are not taxed. US citizens sending remittances are not subject to the tax. These exclusions will mitigate the adverse impact for a large portion of Indian origin remitters. Okay. According to the Center for Global Development, India may lose just under $500 million in formal remittance inflows, second only to Mexico. And this is a small portion of the $124.3 billion that India received in net remittances during the last year. Remittances from the US account for about 27.7% of India's total, which is approximately $32 billion. And while the proportion of cash-based transfers is low, even a slight disruption can impact rural households relying on such inflows. According to economists, the impact will be front-loaded into the first 3 quarters of the financial year, as senders might advance transfers to avoid the tax, and therefore overall long-term impact will be limited. So if we look at the figures of remittance flows, then net remittances not only covered India's entire trade deficit but also left a 26 billion surplus last year. Even before this new tax was introduced, sending money to India has involved significant transaction costs. So average cost of sending $200 to India was 5.3% compared to global average of 6.6%. Now this tax would further push up the costs. More delays and fees from the correspondent banking channels are an ongoing concern as well. So apart from that, India is also proactively engaging with other countries, like with Singapore we have introduced UPI Pay Now link. RBI is also participating in the project Nexus to enable cheap, fast, and more transparent global transfers. So these efforts will be critical in mitigating the impacts of policy changes abroad. So the next topic is relaxed emission norms for small cars. This topic is important for your environment section. A new study by researchers at Nomura has suggested that India should reform its CAFE norms or corporate average fuel efficiency norms to align with global best practices by including protection measures for small cars. So CAFE norms are government mandated standards which require auto manufacturers to meet a fleet-wide average fuel economy target. So India's CAFE norms, which were introduced by the Bureau of Energy Efficiency in 2017, aim to regulate fuel consumption and CO2 emissions from passenger vehicles under 3,500 kgs. So these norms apply to vehicles powered by petrol, diesel, LPG, CNG, hybrid, and electric power. These CAFE norms were designed to reduce oil imports, cut air pollution, promote cleaner vehicles like EVs, CNG cars, and hybrids. Tighter norms were enforced in 2022-2023 period with penalties for non-compliance. Okay, so under India's CAFE system, heavier vehicles are allowed higher absolute CO2 emissions, making it easier for large SUVs and premium cars to comply. Meanwhile, smaller, lighter cars, they face stricter targets even if their emissions are already low. So a recent study by Nomura researchers has urged India to reform its CAFE framework to align with global best practices. This study recommends incorporating protection measures for small lightweight cars like what we see in US, EU, China, Japan, and Korea. India's current CAFE norms
follow a linear weight-based system where lighter vehicles are subject to more stringent CO2 targets. So therefore, we have created a structural bias where we are penalizing small cars with lower emissions while allowing heavier, more polluting vehicles to meet norms more easily. Manufacturers try to reduce emissions by lightweighting, and the entry-level small cars, which are already efficient, they struggle to meet their moving goalposts, discouraging further innovation in this segment. Okay, so research has highlighted how major auto markets adopt flexible emission frameworks to protect small fuel-efficient vehicles, unlike India's linear approach. US uses a piecewise linear approach where cars below a specific size for car below a specific size, fuel economy targets remain fixed. Similarly, China also follows a similar strategy. For South Korea, for small cars, targets stay constant also. Japan adopts a non-linear emission approach by ensuring light cars are not disproportionately penalized. Europe is following a negative slope, where larger cars face tighter norms while smaller cars enjoy relaxed targets. Okay. So the next topic is global income inequality report. This topic is important for your social issues. So according to a World Bank report, inequality in India has come down significantly between the last 10 years, making it the fourth most equal country globally. According to the latest estimates, India has achieved a remarkable position as the fourth most income equal country globally after just Slovak Republic, Slovenia and Belarus. And this development comes just after India significantly reduced its extreme poverty by pulling out 171 million Indians out of extreme poverty in the last decade. So, this Gini index is a statistical measure which is used to gauge inequality in income, wealth, and consumption. And this index is in India is 25.5, which is significantly lower than that of China, US, and other G7 or G20 countries. So India's placement is within the moderately low inequality category, and it is positioned far ahead of many other advanced economies. So the World Bank attributes this achievement not only to economic growth but also to India's focused inclusive welfare policies like PM Jan Dhan Yojana, Aadhaar linked direct benefit transfers, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, Stand Up India scheme, PM Vishwakarma scheme. So India's journey reflects a rare convergence of economic reform with social protection, and it can be seen as a model for developing economies who aim to pursue growth with fairness. India's achievement stands out among 167 countries who were surveyed. Other nations in the moderately low inequality category include Scandinavian welfare states like Norway, Finland, Belgium, as well as rapidly growing economies like Poland and UAE. So this can be attributed to digital inclusion, targeted cash transfers, and integrated rural support in India. So the next topic is promise and pitfalls of employment link incentive scheme. This topic is important for your economy and social issues. Union Cabinet has recently approved an employment link incentive scheme with a budget of about 99,000 crore plus. So the scheme is being implemented by EPFO. The aim is to create 3.5 crore jobs in the next 2 years and about 1.92 crore newly employed jobs. So the eligibility will be for employees will be 1 lakh rupee, those who are receiving salaries up to 1 lakh rupees per month, and for them 1 month EPF wage will be paid. For employers, the incentives will be for those who are registered with the EPFO, the establishments, and they will be given 3,000 rupees per month for each new employee retained for at least 6 months. So employers have lauded this initiative, saying that it will encourage first-time employment and sustain job creation. The scheme will also boost labor-intensive sectors. They are saying that the scheme should also cover MSME units, which employ fewer than 20 employees. They are also suggesting that direct monthly subsidy to both employer and employee should be paid. Okay. For a simpler and wider adoption. But Bharatiya Mazdoor Sangh has welcomed this scheme, and other 10 central trade unions have criticized this scheme, saying that this would divert savings of workers to subsidize employers. EPFO is a custodian of employee savings, not a job creating body. Therefore, they are requesting that a specialized agency should be created to administer this scheme. There are also concerns that firms may focus on hiring more rather than hiring skilled or productive workers. Firms may inflate hiring temporarily to gain benefits, and after 6 months they will remove to hire more people for 6 months. Okay, so therefore it requires robust verification mechanisms. This will benefit larger firms with better compliance systems. Okay.
So the next topic is 3 by 35 initiative. This topic is important for your international relations and social issues. So recently, World Health Organization has launched this 3 by 35 initiative, which would urge countries to raise real prices on tobacco, alcohol, and sugar drinks by at least 50% by 2035. So, this initiative has set an ambitious goal of raising $1 trillion over the next 10 years. The aim is to revitalize health taxes as a powerful tool to reduce harmful consumption. It will be implemented it will by implementing well designed and effectively enforced taxes on these products, countries will mobilize significant domestic resources for advancing public health. So, WHO and partners will engage with head of state, finance and health ministries, and civil society to build political momentum over the scheme. Countries requesting assistance will receive direct support to develop tailored evidence based health tax policies, also. Okay. So the next topic is Bharat Initiative. This topic is important for your environment and social issues. IISc Bengaluru has launched this large-scale study called Bharat, which is basically biomarkers of healthy aging, resilience, adversity, and transitions as part of its Longevity India program. The aim is to map these physiological, molecular, and environmental indicators which drive aging in Indian population. Under this initiative, researchers are going to build India's first comprehensive aging database, and it is going to identify biomarkers for healthy aging and also build the Bharat baseline. This database will also include genomic biomarkers, protemic and metabolic indicators, and this will challenge the Western values for cholesterol, vitamin D, and B12, which may label many Indians as deficient. Okay, so what are biomarkers? So basically biological markers are a physical, chemical, or biological characteristic which are present in the human body and measurable too. WHO defines a biomarker as any measurement reflecting an interaction between biological system and a potential hazard. So they are indispensable in diagnosing diseases. Okay, biomarkers may include biomolecules, which like carbohydrates, proteins, lipids, genes, DNA, RNA, platelets, enzymes, hormones, etc. So the next topic is Girmitias. This topic is important for your social issues. PM Modi has recently said that descendants of Girmitias are no longer defined by the struggle but by their success, service, and values. Girmitias were Indian indentured laborers who left India in the mid to late 19th century to work in British colonies, where many of them eventually settled. The word Girmitia is etymologically derived from the word girmit, meaning agreement, because Indians used to pronounce agreement as girmit. So, but these agreements were not fair. They signed indentureship contracts with the British. They were made to live in slave barracks, and they were paid very little. The Girmitias were not technically slaves, but they were forced to work like slaves. Okay, but the descendants of them have prospered in their respective countries now. So the next topic is Green Climate Fund. This topic is important for your environment section. So Green Climate Fund has approved $120 billion in new funding to strengthen climate resilience in Ghana, Maldives, and Mauritania. This topic, so Green Climate Fund is the world's largest dedicated climate fund, which was set up at COP16, and it's an operating entity of the UNFCCC. The mandate is to support developing countries raise and realize their nationally determined contributions ambitions towards low emissions climate resilient pathways. So it is mandated to invest 50% of its resources in medication and 50% towards adaptation in grant equivalent. So this is legally independent institution. Its secretariat is located in Songdo, that is in South Korea, and it began its work in December 2013. So the next topic is Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. This topic is important for your science and tech section. A comet, officially designated 3I Atlas, originated from outside solar system, has been recently spotted by the Atlas system in Chile. So what is Atlas? It's an asteroid impact early warning system developed by the University of Hawaii and funded by NASA. It consists of 4 telescopes which automatically scan the whole sky several times every night looking for moving objects. Although the Atlas system is also used in identifying dwarf planets, supernova explosions, and life exposure remnants from a star. The main purpose of this project is to search for large killer asteroids who have the tremendous impact on life on Earth. So this system provides a warning time depending on the size of the asteroid. Okay, this system is specifically designed to detect objects which approach very close to Earth, closer than the distance to the moon. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.